हेलो दोस्तों, सुनिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है अगेन। और करंट अफेयर्स की जो नेक्स्ट सीरीज़ में हम वीडियो लेके आ रहे हैं वो है आपके साइंस टेक एंड इन्वायरमेंट अक्टूबर मंथ की। इससे पहले हमने डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स था वो हमने कंप्लीट किया था, और इकोनॉमी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी उसको हमने कंप्लीट किया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम जो करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सारा करंट अफेयर्स हम ऑथेंटिक सोर्स का यूज़ कर रहे हैं, यानी पीआईबी। मेजोरिटी जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे वो पीआईबी या किसी गवर्नमेंट सोर्स से हम लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आरपीएससी हो गई, यूपीएससी हो गई, यानी किसी भी बोर्ड के अंदर अगर क्वेश्चंस बनाया जा रहा है तो क्योंकि ऑथेंटिसिटी के कारण वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डाटा का यूज़ कर रहे हैं। तो आइए आज हम कंप्लीट करते हैं साइंस टेक और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको, जिसके अंदर हमारी जो पहली न्यूज आती है दोस्तों वो है आपके सामने कि प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया है रेडीनेस ऑफ गगनयान मिशन, है ना। अब ये जो गगनयान मिशन है दोस्तों ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। अब ये गगनयान मिशन है क्या? देखो, गगनयान मिशन के बारे में आप कुछ बेसिक चीज़ें तो आप ऑब्वियसली जानते ही हो कि ये इंडिया का फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, मिशन है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को कहाँ सेंड कर रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। कहाँ सेंड कर रहे हैं? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। और इसके अंदर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। क्या है दोस्तों? ये फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है दोस्तों ये मिशन है। और ये मिशन दोस्तों इसके अंदर याद रखना कि जो इसकी मिशन की अगर हम बात करें तो इनिशियल जो कॉस्ट थी लगभग 19 बिलियन के आसपास थी, ठीक है। और ये सबसे चीपेस्ट मिशन रहेगा वैसे देखा जाए तो अभी न्यूज़ में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर रिव्यू किया है रेडीनेस गगनयान मिशन। देखो, इसके कई सारे फेज थे, है ना, जिसके अंदर अभी हमने रिसेंटली हमने कौन सा फेज कंप्लीट किया है कि जो आपका स्पेस फ्लाइट होता है उसको वापस क्या किया है, अरेबियन सी के अंदर वापस को लॉन्च, मतलब इस तरीके से एटमॉस्फेयर में भेजा और वापस उसको लैंडिंग कहाँ करवाई, अरेबियन सी के अंदर। तो ये काफ़ी इसके डिफरेंट फेजेस हैं उसको यूज़ किया जा रहा है। उसके अंदर आप याद रख सकते हो कि ये इसके अंदर हम एक रोबोट जो है उसको सेंड कर रहे हैं, व्योमित्रा, है ना। ये भी हमें याद रखना है। तो देखें, इस इंडिया का स्पेस स्टेशन टू बी सेटअप बाय द, उसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन है कि 2035 तक भारत अपना पहला स्पेस स्टेशन सेटअप कर लेगा। और ये डिफरेंट फेजेस के अंदर होगा, जिसका फर्स्ट फेज जो है दोस्तों, फर्स्ट फेज आपका 2028 से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो और इसके अंदर क्या अपडेट है देखें। तो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान कार्यक्रम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो हम रॉकेट यूज कर रहे हैं, यानी जो इस गगनयान मिशन को लेके जाएगा, तो याद रखना वो आपका जो स्पेसक्राफ्ट है वो कौन है, LVM-3 है। और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में यानी लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्या करेंगे, इनको सेंड किया जाएगा। साथ ही 2028 में हम अदर और इसरो के महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन से हैं कि हम शुक्र में जो परिक्रमा है यानी वीनस जो मिशन है ये 2028 में कंप्लीट किया जाएगा। और समुद्रीयान मिशन यानी डीप जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 6000 मीटर की गहराई में, है ना, जिसे हम बोलते हैं मत्स्य 600, है ना, 6000, जिसके अंदर हम 6000 मीटर की गहराई में जाकर डीप ओशियन के अंदर हम क्या करेंगे, ओशियंस की जो सरफेस है वहाँ पर मिनरल्स है उन सबको क्या किया जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा। तो गहरे समुद्र के संसाधनों का पता करने के लिए ये आपका समुद्रयान मिशन है, ठीक है, पनडुब्बी का उपयोग करेगी। अब इसरो की योजना अगर हम बात करें 2035 तक भारत को पूर्णतः चालू भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है। तो 2035 तक भारत का अंतरिक्ष स्टेशन भी बनाया जाएगा। और अगला मंगल मिशन जो मंगल ग्रह पर उतारने का इसरो का पहला प्रयास होगा, ये होगा आपका 2030 के लिए निर्धारित है। यानी मंगल के जो मार्स मिशन था जो हमने 2014 के अंदर जो कंप्लीट किया था, तो मोम जो मिशन है 13-14 का, तो उसी को हम वापस का नेक्स्ट फेज आ रहा है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मंगल पर क्या किया जाएगा, मंगल मिशन जो मंगल ग्रह पर उतरने का इसरो का पहला प्रयास है।
तो मंगल ग्रह पे अभी तक हमने उसकी सिर्फ क्या की है, एक तरीके से आउटर जो एटमॉस्फेयर उसको स्टडी किया है, ठीक है। अभी क्या किया जाएगा, उस मंगल ग्रह पे उतारा भी जाएगा। अब भारत का लक्ष्य है कि 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारना। तो देखो, अंतरिक्ष यात्री अगर पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अगर चांद पे जाएगा तो कब जाएगा, 2040 में। और गगनयान मिशन की बात करें तो गगनयान मिशन के बारे में हमने क्या क्या चीजें याद रखनी, एक बार फैक्ट्स याद कर लेते हैं सारे। गगनयान मिशन, तो एक तो यह है कि इंडिया का ये क्या है, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट क्या है, ये मिशन है, ठीक है। और इसके अलावा क्या याद रखेंगे कि इसके लिए ऑर्बिट कौन कौन से ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में कौन सा व्हीकल है, LVM-3 है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या रखेंगे, इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री, इंडिया विल बिकम फोर्थ कंट्री। अगर इंडिया इसको कंप्लीट करता है तो फोर्थ कंट्री बन जाएगा। इसके अंदर जो हम रोबोट सेंड कर रहे हैं वो कौन है, व्योमित्रा, ठीक है। और इसके अलावा हमने याद किया था कि वीनस जो मिशन है, वीनस मिशन कब आएगा, वीनस मिशन आएगा 2028 में। फिर आपका आ जाएगा भारत अंतरिक्ष जो स्टेशन है, ये कब कंप्लीट हो जाएगा, 2035 के अंदर। 2040 के अंदर भारत क्या कर लेगा, 2040 पे भारत अपने चंद्रमा पर क्या करेगा, मून पर, है ना, क्या करेगा, भारतीय को क्या करेगा, भेजेगा। उसके साथ ही हमने कहा है कि जो मंगल मिशन है वापस वो कब कंप्लीट, उसको कब कर रहा है, 2030 में। इसी के साथ हमने एक और मिशन भी देखा था, मिशन समुद्रयान। अगर 6000 की बात करें तो इसके अंदर डीप सी ओशियन मत्स्य 600 की बात करें, मत्स्य 6000, सॉरी। तो ये मिशन जो है हमने अभी रिसेंट में पढ़े हैं, तो इनको मोटा मोटा याद रखना कि गगनयान मिशन के बारे में न्यूज़ में रहा है, ठीक है। उसकी वापस क्या किया, उसकी सारी जो प्रोग्रेस है डिफरेंट फेजेस उसको रिव्यू किया गया है। और इसके अंदर जो व्हीकल है वो याद रखना, और अदर मिशन कौन कौन से वो भी याद रखना। नेक्स्ट अपडेट क्या है, मिशन दृष्टि। देखो दोस्तों, मिशन दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो ये जो दृष्टि है ये मौसम और समय से परे सटीक पृथ्वी का अवलोकन की तकनीक है। यानी एक तरीके का ये क्या है, आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसको, तो भारतीय स्टार्टअप गैलेक्सी आई, है ना, गैलेक्सी आई है स्पेस सॉल्यूशंस का उपग्रह मिशन है ना। ये कंपनी भारत में निजी तौर पर सिंथेटिक अपार्चर रेडार, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आप ये सिंथेटिक अपार्चर रेडार के बारे में आप पढ़ोगे किसके अंदर, निसार के अंदर भी हमने पढ़ा है ना, निसार के अंदर भी पढ़ा है। जो निसार है, ठीक है, नासा और इसरो का जो कंबाइंड मिशन है उसके अंदर भी हमने देखा कि एक आपका जो सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ किया गया है। तो जितने भी आपके अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स होते हैं ना दोस्तों, तो उसके अंदर आपका सिंथेटिक अपर्चर रडार का यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम अर्थ पर जितने भी जियोग्राफिकल, क्लाइमेट, एटमॉस्फेरिक चेंजेस है उसको हम क्या कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। तो पेलोड विकसित करने की पहली कंपनी बनी और मिशन दृष्टि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर है दोस्तों, है ना, इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जर्वेशन क्या करेगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेंटर है, तो मल्टी आपका सेंसर है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेंटर है, और ये भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर निर्मित उपग्रह भी है। तो इसको प्राइवेट कंपनीज ने बनाया है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो आपकी दृष्टि है, मिशन दृष्टि, तो ये किसका सैटेलाइट है, तो ये आपसे ऑप्शन में होगा कि ये आपका नासा का हो सकता है, इसरो का हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये गैलेक्सी आई इंडिया का एक प्राइवेट स्टार्टअप है। उस प्राइवेट स्टार्टअप का ये एक मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। 2026 में प्रक्षेपित होने वाला ये समूह कार्यक्रम 2029 तक क्रमिक रूप से 8 से 12 उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। तो ध्यान रखना, इसमें एक सैटेलाइट नहीं है, तो मिशन दृष्टि के अंदर हम 8 से 12 सैटेलाइट को अर्थ के जो आपके लो ऑब्जर्वेशन, जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसके अंदर क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। मिशन कब शुरू हुआ, 2026 में, और लगभग खत्म कब हो जाएगा, 2029 तक। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें एक बार याद करें, तो मिशन दृष्टि, है ना,
क्या है मिशन दृष्टि? गैलेक्सी आई का मिशन है। ठीक है, इंडियाज, ये क्या है? प्राइवेट स्टार्टअप है। ठीक है, और क्या है? ये मिशन कब शुरू हो रहा है? 2026 में। क्या होंगे इसके अंदर? 8 से 12 सैटेलाइट को क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। कब कंप्लीट हो जाएगा? 2029 में ये मिशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा रेडार इसके अंदर यूज कर रहा है? सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम का यूज किया गया है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर क्या करेंगे? ये फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट क्या है? मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेटरी क्या है? ये सैटेलाइट है। तो ये मिशन दृष्टि के बारे में आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखें कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ बीआरसीपी फेज। देखो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये जितनी भी अपडेट्स ली गई है ये गवर्नमेंट की या तो मिनिस्ट्री से कहीं से उठाई गई है या फिर पीआईबी का डाटा या किसी ऐसे न्यूज सोर्सेज से हमने इन्फॉर्मेशन ली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी देखो, आपने कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ बीआरसीपी। अब ये बीआरसीपी क्या है? तो देखो, बीआरसीपी के अंदर तो द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ इसके अंदर एक ट्रस्ट है, वेलकम ट्रस्ट, है ना, यूनाइटेड किंगडम का। तो ये दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। द प्रोग्राम विल नर्चर टॉप साइंटिफिक टैलेंट फॉर कटिंग एज बायोमेडिकल रिसर्च एंड प्रमोट। देखो, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर हम जो बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर, है ना, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी रिसर्च है, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले, उनको एक तरह से फेलोशिप देना, उनको इसके अंदर क्या करना? एड करना, रिसर्च के अंदर उनको क्या करना? मोटिवेट करना, उनको पार्टिसिपेट करवाना। ये इसका क्या रहेगा? एम। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम है। तो एक करियर प्रोग्राम है। कौन इसको रन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और साथ में वेलकम ट्रस्ट है। और द प्रोग्राम विल नर्चर टॉप टायर साइंटिफिक टैलेंट, है ना, जितने भी साइंटिफिक टैलेंट है इंडिया के अंदर बायोमेडिकल के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो उसको क्या करना है? नर्चर करना है। इसका एम है ट्रेन करना कितने स्टूडेंट को? 2000 स्टूडेंट को, एंड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज, जनरेट हाई इंपैक्ट पब्लिकेशन एंड अनेबल पेटेंटेबल डिस्कवरीज। तो ऐसी डिस्कवरीज को आपको क्या करना है? अनेबल करना है, उसको डिस्कवर करना है जिसका पेटेंट बनाया जा सके। बहुत सारे इंडिया के अंदर हमने देखा है कि आयुर्वेद के अंदर इंडिया के पास ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो अभी तक क्या नहीं है? पेटेंट नहीं है। तो इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इंडिजीनियस जो हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है जो ट्रेडिशनली हम उसका यूज़ करते आ रहे हैं, तो उसको क्या करवाना? पेटेंट करवाना। यह भी इंडिया के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण चुनौती कह सकते हैं। और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर इंडिया बहुत पीछे है, तो उसी को हम क्या कर सकते हैं? और प्रमोट कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा कि एक तो बीआरसीपी को अप्रूव किया गया है, और उसके साथ इसके पीछे वाली स्लाइड में भी देखें तो 2000 से ज़्यादा क्या करना है? स्टूडेंट को इसके अंदर क्या करना? ट्रेनिंग देना, हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन और पेटेंटेबल डिस्कवरीज को करना। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स क्या देखें? इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबायोटिक आया है, नेफिथ्रोमाइसिन, है ना। तो याद रखिए कि नेफिथ्रोमाइसिन क्या है। ठीक है, न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेफिथ्रोमाइसिन है, ये एक माइलस्टोन इन कॉम्बेटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। भाई एएमआर क्या होता है? देखो दोस्तों, देखो कि हमें पता है कि जैसे हम कई बार हॉस्पिटल्स जाते हैं, मेडिकल जाते हैं, तो हमें डॉक्टर्स क्या करते हैं? कुछ दिनों के लिए टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं। मान लो 7 डेज के लिए टैबलेट को आपको रिकमेंड किया है। होता क्या है कि हम 3 से 4 दिन में रिकवर हो जाते हैं और उसके बाद वो टैबलेट्स यूज़ नहीं करते। तो उस ड्रग्स को लेके अगर हम जितने 3-4 दिन में लिया है, तो कुछ जो भी हमारे पास आपके आउटसाइडर जो वायरस हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, माइक्रोब्स हो गए, तो ये कुछ हद तक तो क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ बैक्टीरियाज, कुछ परसेंटेज ऑफ वायरस स्टिल हमारी बॉडी में रहते हैं, और वो क्या करेंगे? जो ड्रग्स हमने लिया था, जो जिसके कारण हम वापस क्या हुए? तैयार हो गई, तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो गई थी, तो वही ड्रग्स के अगेंस्ट वो क्या डेवलप करते हैं? रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वापस उसी डिजीज से क्या होते हैं? अफेक्ट होते हो, तो वो ड्रग्स अब आप पे क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा, यानी उसकी इफेक्टिविटी क्या हो जाती है? कम। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो आपकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, वो डेवलप हो जाता है। और इसी के कारण यहाँ पे जो ये नेफिथ्रोमाइसिन को बनाया गया है, ये ध्यान रखना, इसको डेवलप किया है बायरेक ने, है ना, डेवलप बाय बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने। और 14 ईयर ऑफ इसने लगभग यार 14 सालों तक उन्होंने रिसर्च की, तब जाके ये क्या बनी है? एंटीबायोटिक्स बनी है। अब 10
गुना मोर इफेक्टिव टारगेट्स है, यानी बाकी जितने भी, जैसे न्यूमोनिया हो गया, अब न्यूमोनिया आप देखा कि बच्चों में होने वाली एक डिजीज कह सकते हैं, है ना, तो उसी को हम कह सकते हैं ये उसके अगेंस्ट 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है ना। ऑब्वियसली होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास डेवलप्ड जो भी ड्रग्स है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडीज़ में लगभग क्या हो चुका है, एक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। अब 3 डे का रेजाइम इसके अंदर फास्टर, सेफर एंड मोर टॉलरेबल है, ग्लोबल ब्रेक थ्रू है, फर्स्ट इन इट्स क्लास इन 30+ ईयर्स एंड मार्केटेड, इसको मार्केट किया जाएगा मिकनाल के रूप में। किसके नाम से? जो दुकानों पे इसको बेचा जाएगा ना, तो इसका नाम होगा मिकनाल। तो इसके बारे में और क्या महत्वपूर्ण अपडेट से देख लेते हैं कि अच्छा, ये तो हुआ नेफिथ्रोमाइसिन के बारे में ध्यान रखना, ठीक है, एक एंटीबायोटिक आपकी है जो 10 गुना ज़्यादा क्या इफेक्टिव है, और ये अगेंस्ट किसके, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काफ़ी एक तरीके से इम्पैक्ट उसका रहेगा। और साथ ही साथ इसको डेवलप किसने किया, बिराक ने, ये भी ध्यान रखना। अब एक नई चीज़ और ध्यान रखना है कि जो काला जार डिजीज़ है उसको सक्सेसफुली एलिमिनेट कर चुके हम एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अक्टूबर 2024 के अंदर। तो ये पहले भी था कि काला जार को हम क्या कर चुके हैं, एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को हम उसको एलिमिनेट कर चुके हैं। और काला जार ध्यान रखना एक प्रोटोजोआ है, लेशमैनिया, लेशमैनिया एक प्रोटोजोआ है, उसके कारण ये फैलता है। और ये आता है सैंड फ्लाई के कारण। किसके कारण आता है? सैंड फ्लाई के कारण। सैंड फ्लाई जब आपको काटती है तो उसके कारण एक जो प्रोटोजोआ आपकी बॉडी में इंसेक्ट करता है वो है लेशमैनिया। उसके अलावा इंडिया मेंटेन इट्स पोलियो फ्री स्टेटस सिंस 2014 एंड कंटिन्यू एफर्ट्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। तो टीबी को भी हम क्या कर रहे हैं, 2025 में एलिमिनेट करने का टारगेट था। अनफॉर्चुनेटली हम उस टारगेट को अभी तक अचीव नहीं कर पाए, बट क्योंकि ये एक तरीके से जिस प्रकार से हम टारगेट डेट रखते हैं, है ना, उसको डिसाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, थोड़ा आपका एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे हम खुद अपनी पढ़ाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक टारगेट लेके चलते हैं, तो होता है कि हम अपना 100% देते हैं, कई बार वो टारगेट कंप्लीट भी नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उससे एक एक्स्ट्रा पुश आपको मिलता है प्रिपरेशन में। तो वैसे ही यहाँ पे हमने टारगेट तो 2025 का रखा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये कंप्लीट नहीं हुआ। अब इंडिया का पहला डेंगू वैक्सीन बना टेट्रावैक्स। ध्यान रखना कि इंडिया का पहला डेंगू वैक्सीन बना है, उसका नाम क्या है, टेट्रावैक्स है, और इसको डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ध्यान रखें, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि गूगल टू बिल्ड एशियाज लार्जेस्ट एआई पावर्ड डाटा सेंटर इन कहां पर बना रहा है, विशाखापट्टनम में। रिसेंटली हम देखेंगे कि ना केवल, देखो रिसेंटली इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो हो क्या रहा है कि जिस तरीके से यूएसए, है ना, इंडिया पे, अगर यूएस और इंडिया के रिलेशंस को देखें तो हम देखेंगे कि यूएसए यहां पर टैरिफ जो है ना, जो कि एक तरीके से नॉन ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ठीक है, इनका यूज करके इंडिया के अगेंस्ट इसका यूज किया जा रहा है, जिससे वो इंडिया के मार्केट को और क्या कर सके, ओपन कर सके, और यूएस की जो एमएनसीज है वो इजीली क्या कर सके, यूएस जो इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट उसको एक तरीके से पूरा उसको एक तरीके से क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। अब उसी के अंदर हम देखेंगे रिसेंट में बहुत सारी जो आईटी कंपनीज है, जो आईटी कंपनीज है, एमएनसीज है ना, जैसे कि हमने बताया कि जैसे आईफोन है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है ना, ऐसे बहुत सारी जो आईटी कंपनीज है वो इंडिया में आने वाले फ्यूचर में एक लार्ज इन्वेस्टमेंट को देख रही है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने को जा रही है, देख रही है। इसका कारण क्या है कि देखो दोस्तों, की जो सिलिकॉन वैली यूएसए के अंदर है ना, वहां पर देखने को मिलेगा, तो वहां पर एक तो लेबर रेट, जो लेबर वहां पे कॉस्ट आ रही है कंपनीज को, वो ज़्यादा है, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिवली देखे तो इंडिया के पास चीप लेबर भी है, इंजीनियर्स भी है, टेक फ्रेंडली, टेक जो आप कह सकते हैं कि जो ऐसी उनके पास लेबर है जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट स्किल इंडिया पे काम कर रही है, तो उसके कारण देखेंगे ये सारी जो आईटी कंपनीज है इंडिया की तरफ क्या कर रहे हैं, पॉजिटिवली जा रहे हैं। वहीं अगर जो टैरिफ है ना, उसके अगेंस्ट हम टैरिफ के कारण ट्रेड इंपैक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आईटी कंपनीज देख रहे हैं इंडिया को एक पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो गूगल ने यहाँ पे बिल्ड किया है विशाखापट्टनम के अंदर एआई पावर्ड जो है डाटा सेंटर के अंदर। तो और क्या अपडेट है इसके अंदर देखें कि द 7 पिलर्स ऑफ एआई मिशन जो है उसके साथ, अच्छा ये आरएस के अंदर क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, आरएस मेंस के अंदर। तो इंडिया एआई कंप्यूट पिलर हो गया, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव हो गया, एआई कोर्स हो गया, ये भी क्वेश्चन आया था, सेपरेटली क्वेश्चन था ये, ठीक है। इंडिया एआई फाउंडेशन मॉडल हो गया, इंडिया फ्यूचर स्किल्स हो गया, इंडिया स्टार्टअप फाइनेंसिंग हो गया, ट्रस्टेड एआई। अगर मैं आपको बोलूँ कि ये सारे याद करने हैं तो देखो
पॉसिबल नहीं है ना, कि हम सारे नाम को एग्जैक्ट याद कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं सोचो कि एआई जब हम बात कर रहे हैं तो इसका फ्यूचर मतलब फोकस कहाँ कहाँ पे है, यानी हम कंप्यूटिंग पे फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ एप्लीकेशन भी बनानी पड़ेगी, जो हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो उसकी एक एप्लीकेशन भी बनानी पड़ेगी, एआई कोर्स यानी डाटा सेट प्लेटफॉर्म भी होना पड़ेगा, ठीक है, फाउंडेशन मॉडल्स। तो आपको यह ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा, फाउंडेशन मॉडल हो सकता है, फ्यूचर एस्किस होता है, दो चार नाम भी याद हो गए तो आपको आइडिया रहेगा। दूसरा, इंडिया का जो डाटा सेंटर मार्केट जो हमने अभी देखा था विशाखापट्टनम में जो गूगल बना रहा है, प्रोजेक्टेड टू अट्रैक्ट 100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट बाय 2027। तो बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में देखने को मिल रही है। एंड ग्रोइंग, इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लगभग कितना है, 24% के आसपास है, ड्रिवन बाय एआई एडॉप्शन। तो देखो इंडिया जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे प्राइवेट सेक्टर जो है वो एआई को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, यानी एआई को लेके हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाली है, जॉब्स क्रिएशन के अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी एआई के थ्रू डेवलप होगी। अब अडानी एंड गूगल पार्टनर बिल्ड कर रहे हैं इंडिया का लार्जेस्ट डाटा कैंपस, कहाँ पे बना रहा है, विशाखापट्टनम के अंदर। द गवर्नमेंट एम टू सेटअप 500 डाटा लैब्स अंडर द इंडिया एआई मिशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इंडिया एआई मिशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी लैब्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रही है, तो 500 डाटा लैब्स को एस्टेब्लिश करने जा रही है। नेक्स्ट, ये हिंदी में हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। देखो नोबेल प्राइज अभी हम देखेंगे कि जो अक्टूबर मंथ था, तो अक्टूबर मंथ के अंदर बहुत सारे जो 6 फील्ड्स होती है, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या दिया गया, अलग अलग फील्ड्स के अंदर नोबेल प्राइज दिए गए हैं, जिसके अंदर फिजिक्स के अंदर देखो आपको कि जो नोबेल प्राइज दिए गए हैं ये जॉन क्लार्क को दिया गया है, माइकल डेवोरेट को दिया गया है और मार्टिन्स को दिया गया है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, अच्छा दिया किसके अंदर है ये भी ध्यान रखना, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के अंदर, किसके अंदर दिया गया, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग के अंदर दिया गया है। अब ये चीज क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं और याद कैसे करेंगे। तो देखो फिजिक्स के अंदर है ना, इसको आप ऐसे ट्रिक कर सकते हो, मार दे, ठीक है। अब मार दे फिजिक्स के अंदर आप ट्रिक मतलब एक तरीके से निमोनिक्स है, उसको आप यूज करके फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज किस किसको दिया, तो एम से याद रखना मार्टिन को, ठीक है, और आर से याद रखना आप क्या याद करोगे, आर से नहीं, इसको ये वाली ट्रिक तो कैसे होगी, एक सेकेंड, एमडीसी क्लार्क, इसको ऐसे याद करो, मार दे क्लार्क, तो मार से याद करोगे मार्टिन, ठीक है, और डी से याद करोगे आपका क्या हो जाएगा, डेवोरेट, ठीक है, और क्लार्क तो याद हो सकता है जॉन क्लार्क से, जॉन क्लार्क। तो ये ध्यान रखना फिजिक्स के अंदर दिया गया, दिया किसके अंदर है, क्वांटम टनलिंग के अंदर, किसके अंदर है, क्वांटम टनलिंग के अंदर। अब ये क्वांटम टनलिंग क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो एक बार नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स है उसको देख लें कि एक तो स्वीडिश केमिस्ट जो इंजीनियर हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट मोस्ट फेमसली नॉन फॉर द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट। तो आपके जो नोबल जो खुद हैं, ठीक है, स्वीडिश के वहाँ पे क्या थे, केमिस्ट थे, तो उन्होंने डायनामाइट को क्या किया था, इन्वेंट किया था, और उसी के नाम पे ये नोबेल प्राइज़ क्या हुआ, स्टार्ट हुए। और ही वॉज डायड इन 1896। अगर हम नोबेल प्राइजेस की बात करें, अवार्ड किया गया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक एंड पीस, यानी लगभग ये कितने हो गए, 6 फील्ड से 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स के अंदर क्या दिया जाता है, नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 1968 के अंदर इसको इकोनॉमिक वाला जो नोबेल प्राइज़ है उसको ऐड किया गया, ठीक है, इकोनॉमिक साइंस के अंदर। नोबेल प्राइज़ आर नॉट अवॉर्डेड पॉस्टमसली, मतलब सीधी सी बात है कि मरने के बाद, मरने के उपरांत ये जो है प्राइज़ नहीं दिया जाता। जो भी आपके साइंटिस्ट है या भी जितने भी आपके जो भी इंटेलेक्चुअल्स है उनको ये प्राइज़ उनके लाइफ साइकिल के अंदर ही क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। सेल्फ नॉमिनेशन नॉट अलाउड एक्सेप्ट पीस। अभी आप सोचो कि वैसे तो इनके केस में तो कोई सेल्फ नॉमिनेशन कभी आपने सुना नहीं है, लेकिन ये जब इसने एक्सेप्शन दे रखा है ना कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सेल्फ नॉमिनेट कर सकते हो। और इसी के अंदर आपने देखा होगा जनवरी
2025 से, जब से यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का रिजाइम आता है, तब से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार इसी प्राइस की क्या कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जाके चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो भी उनकी तारीफ करने में लगे कि भाई इनको क्या दे दो, नोबेल पीस प्राइज दे दो। अब चाहे वॉर हुई ना हुई, है ना, ऑफ सिंदूर को उन्होंने क्लोज करवाया नहीं करवाया, उनका क्या रोल था कोई नहीं जानता, लेकिन इसको लेके उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने आप को क्या करवाया, सेल्फ नॉमिनेट करवाया। लेकिन एट द एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन और जिस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है नोबेल प्राइज देने का, कमिटीज़ होती है, ठीक है, लोगों द्वारा उसमें चुने जाते हैं और कई साइकिल्स होते हैं ना, उसके थ्रू ये फाइनल डिसाइड किया जाता है। और इंडिया में अब कौन कौन से नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं भाई? इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर को मिल चुका है, किसके अंदर मिला, लिटरेचर के अंदर। सीवी रमन जी को मिला है फिजिक्स के अंदर। हरगोविंद खुराना जी को मिल गया किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर। मदर टेरेसा को याद रखना, पीस के अंदर मिला हुआ है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को मिला हुआ है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। अमर्त्य सेन जी को मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के अंदर। वेंकट रमन रामकृष्ण जो है उनको मिला हुआ है केमिस्ट्री के अंदर। कैलाश सत्यार्थी जी को पीस के अंदर दो हैं, मदर टेरेसा और कैलाश सत्यार्थी। अभिजीत विनायक बनर्जी इकोनॉमिक के अंदर, देखो अभिजीत भी याद रखना और अमर्त्य सेन दोनों किसमें, इकोनॉमिक्स के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो 9 ऐसे इंडियंस हैं जिनको ऑलरेडी क्या मिल चुका है, नोबेल प्राइज से इनको अवार्ड किया गया है। फिर इसके बारे में और क्या अपडेट है कि डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्वांटाइजेशन की बात हो रही हो क्या रहा है कि जनरली अगर मान ले, है ना, अगर नॉर्मल अगर इस तरीके से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को मान ले कि क्वांटम की बात कर, नॉर्मल अगर हम कैसे अगर हम एनर्जी की बात करें, कोई भी एनर्जी पार्टिकल्स की बात कर सकते हैं, इनको क्या करना पड़ता था कि नॉर्मल अगर कुछ बैरियर्स आते थे, दीवार हो गई, ठीक है, तो उन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए उनको क्या करना पड़ता, पहले उस बैरियर के ऊपर से होकर जाना पड़ता था। लेकिन क्वांटम टेक्निक क्या कहती है कि ये एनर्जी जो है इसी के थ्रू क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। यानी उस बैरियर से उसको जो एक तरीके से एनर्जी ट्रांसमिट हो रही थी उसमें उसका कोई एक तरीके से जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। और उसी को हम कहते हैं क्वांटम टनलिंग के बारे में कहेंगे। तो क्वांटम टनलिंग क्या है, इट सेज दैट पार्टिकल्स समटाइम्स क्रॉस बैरियर, दे डोंट हैव द एनर्जी टू क्लाइंब, मतलब इनके पास एनर्जी नहीं है उस क्लाइंब करके यहाँ आने की, तो वो एनर्जी पार्टिकल्स क्या करेंगे, उसी बैरियर्स के थ्रू होते हुए क्या हो जाएंगे, पास कर जाएंगे, लाइक बोरिंग थ्रू अ माउंटेन इंस्टेड ऑफ स्केलिंग इट फर्स्ट। तो ये स्केलिंग नहीं करेंगे, इसके ऊपर चढ़कर नहीं जाएंगे, सीधा उसके अंदर से क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। तो ये क्वांटम टनलिंग याद रखना फिजिक्स के अंदर। और किस किस को मिला याद करेंगे, तो क्या ट्रिक थी हमारी, मार्दे क्लार्क, तो जॉन क्लार्क तो है ही है, ठीक है, डेवोरेट हो गए यहाँ पे, ठीक है, और मार्स से याद करना मार्टिन, ठीक है, ये 3 लोगों को मिला फिजिक्स के अंदर। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके नोबेल प्राइज है किसके अंदर है, ये फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के अंदर याद रखना, ठीक है। अब मेडिसिन के अंदर किस किस को मिला है, रैम्सडेल ने, आप इनके देखो सरनेम याद करो, ठीक है। और आपको अगर इनमें से कोई भी एक, अब जैसे मेरी है, फ्रेड है, साइमन है, ये तो फिर भी कॉमन नेम है, लेकिन अगर आपको साकागुची याद रहेगा तो आपको इसको याद करने में इजी रहेगा, है ना। रैम्सडेल है तो याद करने में इजी रहेगा, ब्रुंको है तो उसको याद करने में इजी रहेगा। तो इसको क्या याद करना है, रामसा ब्रुंको याद करोगे। कैसे याद करोगे, मेडिसिन में किसको मिला है, रामसा ब्रुंको, है ना। राम से कैसे कौन होगा, राम से आप क्या हो जाएंगे, रैम्सडेल, ठीक है। और सा से कौन हो जाएगा, साकागुची, ठीक है। और ब्रुंको से कौन हो जाएगा, ब्रुंको खुद ही है, मेरी ब्रुंको, ठीक है। ये 3 नाम याद करेंगे मेडिसिन के अंदर, फिजिक्स के अंदर हम याद कर चुके हैं। अच्छा, इसको किसके लिए मिला है तो ये भी देख लेते हैं। इनको मिला है आपके मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है एमओएफ के अंदर, यानी मेटल से रिलेटेड याद रखना। नहीं चलो इसको देखते हैं आगे, अपडेट आगे नेक्स्ट लिखा होगा इसके बारे में। तो आपके नेक्स्ट आ जाते हैं आप किसमें, द फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक जो फ्रेमवर्क है, अच्छा, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए मिला है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और ये किस किस को मिला है ये भी ध्यान रख लें कि ये मिला है आपको, एक तो उमर साहब को, फिर आपको ये रॉबिन्सन, और दूसरा आपका है किटागावा को। किस किस को मिला है,
ORS याद करेंगे इसको, केमिस्ट्री के अंदर हम ORS भी पढ़ते हैं, तो ORS जो होता है वैसे जो ORS लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे O से याद करें उमर, उसके अलावा कौन है, O से उमर हो गया, फिर R से हो जाएगा रॉबसन, ठीक है, और आपके कौन हो जाएगा, किटागावा, एस से याद हो जाएगा कौन है, सुसुमु किटागावा, सुसुमु किटागावा। अब भाई साहब इनके नाम ऐसे ही, इनको आपको ऐसे ही याद करने का कुछ ट्रिक बना के ही याद कर पाओगे, है ना, ऐसे याद करना राम श्याम तो है नहीं जो हम सीधे याद कर पाएंगे, तो इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। तो एक बार वापस सारे रिवाइज कर लेते किस किस को हमने कैसे याद किया है। देखो नोबेल पीस प्राइज की अगर हम बात करें, नोबेल प्राइज की बात करें अगर हम, ठीक है, तो हमने 3 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज देखे। सबसे पहले हमने देखा फिजिक्स के अंदर, सबसे पहले हमने देखा फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर हमने ट्रिक बनाई थी मार दे क्लार्क, ठीक है, मार से हो जाएगा मार्टिन, ठीक है, डेवोरेट, और क्लार्क से जॉन क्लार्क, ठीक है। उसके बाद हमने किस में देखे थे, मेडिसिन के अंदर, उसके अंदर क्या था, ट्रिक क्या थी, रामसा, ब्रुकोनो, रामसा, ब्रुंको, ठीक है, रामसा ब्रुंको, जिसमें सा से हो गया सकागुची, ठीक है, और राम से क्या हो जाएगा, राम से हो जाएगा रैम्सडेल, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेडिसिन वाले। फिर आपको किस में मिले थे, केमिस्ट्री के अंदर, है ना, तो केमिस्ट्री के अंदर किस में मिला है, केमिस्ट्री में जो मिले हैं आपको ORS याद करना है, क्या याद करना है, ORS, O से कौन हो जाएगा, उमर, ठीक है, और R से क्या हो जाएगा, रॉबर्टसन, रॉबसन, और ऐसे हो जाएगा सुसुमा, सुसुमु किटागावा, सुसुमु किटागावा। 3 नोबेल प्राइज है, इनको याद करना है। नेक्स्ट देखें, दे वर रिकॉग्नाइज द डिस्कवरीज इन, अच्छा, इम्यून टॉलरेंस पर्टिकुलर रिगार्डिंग रेगुलेटरी टी सेल्स एंड फॉक्स P3 जो है उसके अंदर। इंडिया के अंदर हम बात करें तो फिजिक्स और मेडिसिन, अच्छा मेडिसिन के अंदर मैंने बताया था, तो टी सेल्स के अंदर ध्यान रखना, जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर जो आपका नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था टी सेल्स की डिस्कवरी और फॉक्स P3 के अंदर। और इंडिया के अंदर आपको वैसे बता चुका हूँ मैं, हरगोविंद खुराना जी को मिल रखा है। और टी सेल्स देखो दोस्तों, कई बार हम देखते हैं टी सेल्स और बी सेल्स कई बार न्यूज आती है, इवन टी सेल्स से याद करना आप, कार्ट जो टी सेल थेरेपी है ना, किसके लिए है भाई, कैंसर के लिए है, ठीक है। क्या थेरेपी होती है इसको हम साइंस एंड टेक की क्लासेस में देख लेंगे। तो टी सेल्स आर टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड जो सेल्स होती है, ये इन्वॉल्व होती है रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टेड सेल्स, यानी हमारी बॉडी में कोई भी ऐसी इन्फेक्टेड सेल्स आ जाती है, उस इन्फेक्टेड सेल को किल करने का जो काम होता है वो होता है हमारी टी सेल्स का। साथ ही साथ बी सेल्स यानी बी कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ये कोशिकाएं एंटीबॉडी यानी प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न करती है, और विशेष रूप से विदेशी जैसे वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, निष्क्रिय करती है। तो वायरस बैक्टीरिया इन सबसे कौन लड़ेगा, बी सेल्स, ठीक है। वहीं जो आपकी इन्फेक्टेड सेल्स है उसके जैसे मान लो अगर कहीं पे भी चोट लग जाती है तो वहां पर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आ जाती है, टी सेल्स आ जाती है। लेकिन अगर किसी वायरस के अगेंस्ट फाइट करनी है तो उसके अगेंस्ट कौन फाइट करेगा, बी सेल्स जो है फाइट करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने क्या दिया है कि जो सोडार सिस्टम फैसिलिटी है। देखो सोडार सिस्टम क्या है, देखो आपको पता है कि 3 तरीके के रेडार सिस्टम होते हैं। एक तो नॉर्मल रेडार सिस्टम हो गया,
है ना, जैसे हमने पढ़ा था सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम। तो ये रेडार सिस्टम तो जनरली इसमें रेडियो वेव्स का क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। अब ये रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, लेकिन आपका एक और होता है लिडार सिस्टम, जिसके अंदर लाइट वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसी का एडवांस और कौन आ गया, सोडार सिस्टम। रेडार, लिडार, सोडार, और सोडार में साउंड वेव का यूज किया जाता है। इसमें क्या यूज किया जाता है, साउंड वेव का यूज किया जाता है। और क्या क्या चीजें देखो इसमें क्या है, वैसे कि एमओयू साइन हुआ है बिटवीन किसके बीच में, सीएसआईआर और एम्प्री के बीच में, एंड आईएमडी हो गया। द एफर्ट इज टू इनहेंस कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड साइंटिफिक एंड सोसाइटल चैलेंज रिलेटेड टू वेदर, क्लाइमेट और आपके वेरिएबिलिटी और फोरकास्टिंग। सीधी सी बात है, देखो नॉर्मल रेडार सिस्टम तो हम देखते हैं कि जो आपकी रेडियो वेव्स होती है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो रेडार सिस्टम पे बेस है। फिर लाइट लिडार सिस्टम होता है दोस्तों, ये हाई एल्टीट्यूड पे है ना, ये कहाँ पे यूज करता है, हाई एल्टीट्यूड पे इसका ज्यादातर यूज होगा लिडार सिस्टम पे। फिर उसके बाद आता है साउंड वेव्स का यूज होता है, जो लो अर्थ ऑर्बिट लो एटमॉस्फेयर या लो एल्टीट्यूड होता है, वहाँ पर जो आपके विंड की स्पीड को मेजर करना, एटमॉस्फेयर को मेजर करना, क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करना, है ना, उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च होती है उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, सोडार सिस्टम का यूज किया जाएगा। देखिए इसके बारे में क्या अपडेट है। सोडार एक सोनार डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम है, इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सोनार डिटेक्शन, अच्छा सोडार सिस्टम याद रखना, इसमें डॉपलर इफेक्ट का भी क्या है यूज किया है। डॉपलर इफेक्ट हमने पढ़ा होगा साउंड वेव के साथ, उसकी टेक्निक पे डॉपलर टेक्नोलॉजी है, उस पे ये बना हुआ है। सोडार वस्तुओं का पता लगाने, दूरियां मापने और वस्तुओं के गुणों का विश्लेषण करने के लिए ध्वनि तरंगों का यानी साउंड वेव का क्या करता है, उपयोग करता है। इसका यूज कहाँ कर सकते हैं हम, समुद्री नौवहन में, पानी के भीतर अन्वेषण करने, मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए क्या सकता है। रेडार प्रणाली वस्तुओं का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है, और रेडार का उपयोग हवा में वस्तुओं जैसे हवाई जहाज है उनका पता नहीं, तो रेडियो में हम सिंपल सी बात है रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। वैसे ही लीडार जो होता है सतह को स्कैन करने के लिए लेजर प्रकाश यानी लाइट वेव्स जो होती है, लेजर वेव्स होती है, उसका यूज करता है। और सोडार किसका यूज करता है, साउंड वेव का यूज करता है। किसने ये एमओयू साइन किया, ये भी ध्यान रखें, सीएसआईआर ने साइन किया है एम्प्री के साथ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। नेक्स्ट क्या अपडेट है कि इंडिया ने नोटिफाई किया है भाई फर्स्ट इमिशन आपके इंटेंसिटी टारगेट फॉर कार्बन इंटेंसिव सेक्टर। देखो भाई दोस्तों कि इंडिया जो हम देख रहे हैं रिसेंटली कि क्लाइमेट को लेके या फिर हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेके इंडिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ना। रिसेंटली हम देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इंडिया की जो कैपेसिटी है 184 गीगावाट क्या कर चुकी है, क्रॉस कर चुकी है। अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल्स के अंदर बात करें, नॉन फॉसिल फ्यूल के अंदर, तो उसके अंदर भी लगभग हम 240 प्लस जो गीगावाट है उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ और क्या देखें कि नेट जीरो कार्बन अगर एमिशन का टारगेट हम याद रखें तो वो है 2070 तक। और ये कौन सी कॉप के अंदर था, कॉप 26 ग्लासगो, है ना, ग्लासगो के अंदर कॉप 26 था, तो वहां इंडिया ने टारगेट रखा था नेट जीरो इमिशन का 2070 तक। उसके अलावा भी इंडिया ने बहुत सारे टारगेट है कि जैसे हमें 500 गीगावाट को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है बाय 2030 तक। ठीक है, 500 गीगावाट आपकी क्या है, नॉन फॉसिल जो एनर्जी उसको प्रोड्यूस करना है, और उसको अंदर अभी हम कहाँ पर है 240 में, तो आने वाले 5 सालों में लगभग हमें उसका डबल करना है। तो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेट्स सी क्या होता है। उसके अलावा हम और क्या याद कर सकते हैं, तो ये कुछ महत्वपूर्ण गोल थे। अब इसके अंदर क्या हुआ है रिसेंटली कि इंडिया ने नोटिफाई किया पहली बार, ध्यान रखें, इमिशन इंटेंसिटी चार्ट। देखो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जिसके अंदर जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो गई, स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, तो इनसे बहुत ज़्यादा कार्बन का क्या होता है, इमिशन होता है। और उसी कार्बन इमिशन को लिमिट करने के लिए हर सेक्टर वाइज उन्होंने क्या कर दिए, एक लिमिटेशन को फिक्स कर दिया है, जिसके साथ क्या होगा, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको रेगुलेट करना भी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए ईजी हो जाएगा। तो क्या क्या इसके अंदर लिमिटेशन है ये भी ध्यान रखें। साथ में एक याद रखना, इस लिमिटेशन में हमने बेस लाइन जो माना है वो 2023-24 का जो डाटा होगा उसके बेस पर हम क्या करेंगे, ये लिमिटेशन जो है उन पर लगाई जाएगी, जितने भी सेक्टर्स उस पर लगाई जाएगी। कौन कौन से सेक्टर ये भी देख लेते हैं। केंद्र ने एल्यूमिनियम, ध्यान रखें, सीमेंट हो गया, क्लोरो एल्काली हो गया, और लुगदी एवं कागज जैसे उच्च उत्सर्जन क्षेत्रों के लिए पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी जीई,
ठीक है, लक्ष्य का लागू किए गए, याद रखें। और ये कंप्लाइंस जो है इसको कब से करवाया जाएगा, 2025-26 से, यानी इसी साल से इसको कंप्लाइंस करवाया जाएगा। और 26-27 के लिए अनिवार्य लक्ष्य इसमें रखे गए हैं। 2025-26 के लक्ष्यों में इसको लगभग 2 से 3% की मामूली कमी की आवश्यकता है, जिसे 2026-27 तक बढ़ाकर लगभग 7.5% तक किया जाना है। और सीमेंट क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर्स के लिए, सीमेंट सेक्टर के लिए 4.5 से लगभग 7.5 करना है तक कमी का अनुमान है, जबकि लुगदी एवं कागज के लिए 2 वर्षों में 15% तक पहुंच कर सकते हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि यहाँ पर पहली बार सेक्टर वाइज हमने क्या है लिमिटेशन डाली है क्लाइमेट के अंदर, जो जिस तरह से CO2 इमिशन होता है उसको लिमिट करने के लिए। और इसके अंदर ये बेस लाइन लिया हमने 2023-24 जो है उसको बेस लाइन मान के 25-26 और 26-27 के अंदर लगभग हमने 4%, 4.5% याद रखो, और उसको क्या करना है 7.5% तक क्या करना है, हर सेक्टर से क्या करना है, आपके कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना है। कौन कौन से सेक्टर हैं ये भी हम याद रखेंगे, एल्यूमिनियम, सीमेंट, क्लोरो, लुगदी, कागज जैसे सेक्टर्स हैं इसके अंदर। PM हेल्थ बिहार, अब देखो इसके बाद जो अपडेट्स है वो सारी किसकी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो एक बार हम सारी की सारी टेक वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्विक रिवीजन करते हुए आगे चलते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाता है। देखो सबसे पहले गगनयान मिशन, ठीक है, स्पेस फ्लाइट है, 90 बिलियन का प्रोजेक्ट है, व्योमित्रा हो गया, LVM-3 यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट हो जाएगा, 4th कंट्री इंडिया बन जाएगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, ऑब्वियसली सक्सेसफुल होना ही है। फिर उसके बाद में गगनयान मिशन के अंदर हमें और क्या है कि मानव युक्त LVM-3 हम याद कर चुके हैं। मिशन कौन सा है, शुक्र मिशन कब है, 2028 के अंदर है, याद रखना है। मिशन समुद्रयान 6000 मीटर तक हम क्या कर रहे हैं, संसाधनों को, समुद्री संसाधनों का क्या करना है वहाँ पर पता लगाना है। साथ ही इसरो का 2035 के अंदर अंतरिक्ष स्टेशन कब बना रहा है, 2035 के अंदर है। 2030 के अंदर मंगल मिशन वापस, और चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने की जो मिशन है वो कब है, 2040 के अंदर। तो ये मिशन भी हमें याद रखने हैं। उसके बाद गगनयान मिशन को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या था, मिशन दृष्टि था, ये इंडिया गैलेक्सी आई द्वारा, स्टार्टअप द्वारा, प्राइवेट स्टार्टअप है उसने ये बनाया है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है, मल्टी सेंसर सैटेलाइट है, इसको अभी लॉन्च किया जाएगा। 8 से 12 सैटेलाइट इसके अंदर भेजे जाएंगे। ये मिशन कंप्लीट कब हो जाएगा भाई, 2029 के अंदर ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, इसके अंदर सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम का इसका यूज किया गया है, ये ध्यान रखें। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था आपके पास, नेक्स्ट है कि एक BRCP प्रोग्राम है उसका फेज 2 स्टार्ट किया है। कौन कौन है, एक UK की तो वर्ल्ड ट्रस्ट है, और इंडिया से कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर, ठीक है, वेलकम ट्रस्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। साइंटिफिक टैलेंट को नर्चर करना, पेटेंटेबल जो भी डिस्कवरीज है उसको आइडेंटिफाई करना, 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसमें क्या करना, इनरोल करना। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। उसके बाद में और क्या है, नेफिथ्रोमाइसिन क्या है भाई, नेफिथ्रोमाइसिन इंडिया की फर्स्ट कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन कॉम्बिटिक है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक आपकी है नेफिथ्रोमाइसिन। 14 साल इसको बनाया किसने, बायोटेक ने बनाया है। 10x मोर इफेक्टिव है, ठीक है। और क्या मार्केटेड है, उसको क्या जाएगा मिकनाल के रूप में, ये भी ध्यान रखें। कालाजार के अंदर इंडिया उसको एलिमिनेट कर चुका है, ठीक है। उसके बाद ही हम देखें पोलियो फ्री का स्टेटस इंडिया ने कब अचीव कर लिया था, 2014 के अंदर, अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। टीबी का टारगेट क्या था, 2025 था, लेकिन उसको अभी एलिमिनेट नहीं कर पाए। इंडिया का फर्स्ट डेंगू वैक्सीन कौन सा, टेट्रावैक्स, ये भी याद कर लें। उसके बाद गूगल कहाँ पे, विशाखापट्टनम में अपना क्या सेटअप कर रहा है, इंडिया एशिया का लार्जेस्ट AI पावर डाटा सेंटर बना रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या अपडेट्स है इसमें, विशाखापट्टनम हो गया। इंडिया AI मिशन के अंदर इंडिया कितने लैब्स स्टैब्लिश करेगा, 500 लैब्स को स्टैब्लिश करना है। 7 पिलर ऑफ AI क्या है, AI कोर्स क्या डाटा सेट प्लेटफॉर्म है, ये भी ध्यान रखें। उसके अलावा क्या अपडेट थी कि नोबेल प्राइज के अंदर हमने फिजिक्स के अंदर तो क्वांटम टनलिंग के अंदर मिला है। उसके अंदर याद कैसे किया था हमने, मार दे क्लार्क से, मार से मार्टिन, डी से डेवोरेट, और सी से क्लार्क से तो आपका जॉन क्लार्क जो है वो खुद ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके स्वीडिश जो होते हैं केमिस्ट थे, एल्फ्रेड नोबेल थे, उनके नाम पे ये प्राइज जो है उसको बनाया गया, उसको स्टार्ट किया गया था। डायनामाइट उनकी डिस्कवरी थी, 1996 में उनकी डेथ हुई थी। 6 इसमें फील्ड हो गई जिसके अंदर दिया जाता है। 1968 के बाद में इकोनॉमिक साइंस के अंदर भी देना शुरू किया। इकोनॉमिक साइंस के अंदर 2 हमारे इंडियंस कौन कौन से, एक तो अभिजीत बनर्जी, एक अमर्त्य सेन, इनका याद रखें। साथ ही नोबेल प्राइज आर नॉट अवॉर्डेड पॉस्टमसली, मरने के बाद उपरांत नहीं दिया जाता है, ये जीवन पर्यंत जो होता है उसी समय उनको दिया जाएगा। सेल्फ नॉमिनेशन कभी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ध्यान रख लेना, पीस प्रोक्यूशन स्टेटमेंट आएगा कि नोबेल पुरस्कार जो होते हैं उसके अंदर सेल्फ नॉमिनेशन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पीस प्राइज होता है वहाँ सेल्फ नॉमिनेशन होगा, उसके अलावा नहीं होगा। 9 इंडियंस है उनको ये ऑलरेडी मिल चुका है। फिर उसके बारे आगे और क्या अपडेट थी कि हमने कहा ये क्वांटम टनलिंग के बारे में हमने देखा, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। उसके अलावा
आपके किसके अंदर, मेडिसिन के अंदर। तो मेडिसिन के हमने रामसा ब्रुंको याद करना, क्या याद करना है, रामसा ब्रुंको। राम से याद करोगे रैम्सडेल, ठीक है, साकागुची और ब्रुंको याद करना। कौन सी मेडिसिन लेनी है, रामसा ब्रुंको मेडिसिन लेनी है। उस रामसा ब्रुंको मेडिसिन लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, उसके अंदर टी सेल बी सेल की बात कर लेना, ठीक है। उसको जब उस मेडिसिन से टी सेल और बी सेल क्या हो जाती है, बनती है, ऐसे याद कर लो। तो रामसा ब्रुंको याद करना, रामसडेल सगागुची ब्रुंको याद कर जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में मैंने कहा ORS घोल होता है, तो ORS लिक्विड की तरह ORS याद करेंगे। ओ से उमर हो गए, उमर सर हो गए, रॉबिन्सन हो गए और सुसुमा आपके कीटागावा जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अच्छा इसने डेवलप किया मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ओ MOF याद कर लेंगे। मेटल से रिलेटेड है भाई, ORS पियोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी मेटल जैसी हो जाएगी, है ना। उसमें मेटल्स होते हैं वो आपको बॉडी में मिलते हैं, तो उसी तरह से ORS से याद कर लेंगे मेटल। नेक्स्ट और क्या अपडेट थी, सोडार सिस्टम। मैंने कहा सोडार सिस्टम तीन तरह के रेडार सिस्टम, एक सिंपल रेडार जो रेडियो वेव यूज़ करता है, फिर होता है लिडार जो लाइट वेव्स लेजर वेव्स का यूज़ करता है, फिर उसके बाद में होता है सोडार सिस्टम जो साउंड वेव का यूज़ करता है। किसने बनाया है, CSI और एम्परी ने बनाया है, ठीक है। ये लो एल्टीट्यूड पे यानी जो निम्न आपके जो कम ऊंचाई तक के लिए होता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर विंड स्पीड को मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद आपका था इसका यूज़ कहाँ होगा ये देख लेंगे। उसके बाद इंडिया ने नोटिफाई किया, एमिशन टारगेट्स नोटिफाई किए हैं, 4.5% से लगभग 7.5%। बेस लाइन 2023-24 है, 25-26 और 26-27 के अंदर इसके टारगेट सेटअप किए गए। फर्स्ट टाइम इंडिया ने इसको किया है। उसके अलावा 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी बनानी 2030 तक। नेट जीरो कार्बन एमिशन भारत को कब अचीव करना है, 2070 के अंदर। कौन सी कॉप के अंदर था, COP21 के अंदर था, ग्लासगो कॉप थी वहाँ पे, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया राइट नाउ कितना अभी गीगावाट प्रोडक्शन कर रहा है, 184 गीगावाट है। नॉन फॉसिल फ्यूल्स में हम कितना कर रहे हैं, 240 प्लस हो चुका है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में थी। उसके अलावा क्या था, कौन कौन सेक्टर ये हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद है, अब आते हैं हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स में। अब बिहार का न्यू रामसर साइट माइलस्टोन इन इंडियाज वेटलैंड कंजर्वेशन ड्राइव। तो देखो बिहार से अभी रिसेंटली दो आपकी नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया है, और दोनों की दो जो रामसर साइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रामसर कन्वेंशन कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहता ही है और हर बार एग्जाम्स में देखने को भी मिलता है। तो भाई बिहार नाउ हैज़ अ 6 रामसर साइट। तो क्वेश्चन बनेगा बिहार में कितनी है, 6 है। कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दे कि राजस्थान के अंदर कितनी आपकी रामसर साइट्स है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि रिसेंट में 2 रामसर साइट्स को ऐड किया गया है, वो रामसर साइट्स कौन है, आप कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो बिहार के अंदर कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। अब बिहार के अंदर 6 है तो उसके अंदर 2 नई कौन सी आई, एक तो गोकुल जलाशय है जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और दूसरा है उदयपुर झील। अब उदयपुर आपका राजस्थान में भी है, लेकिन उदयपुर झील जो एक रामसर साइट है, ध्यान रखना ये चंपारण के अंदर है। कहाँ पर है चंपारण, तो हम पढ़ते ही हिस्ट्री में गांधी जी को लेके, है ना। तो सबसे पहला जो उनका सत्याग्रह था, तो उसी को याद रखना। एक तो उदयपुर झील आपकी बिहार के अंदर, और क्या है ये एक रामसर साइट है। दूसरा क्या है, गोकुल जलाशय। सबसे इंपॉर्टेंट देखो स्टेटमेंट बनेगा यहाँ पे कि उदयपुर झील और ये दोनों जो है ये आपकी ऑक्सबो लेक है। अब आपको लगेगा सर ऑक्सबो लेक तो रिवर्स बनाती है ना, गंगा रिवर्स जो रिवर्स वो बनाती है, अब झील वगैरह कैसे होंगे। लेकिन ध्यान रखना ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक हम पढ़ चुके हैं कि इस तरीके से जब नदियाँ इस तरीके से बेल्ट बनाती है तो धीरे धीरे कटता करता यहाँ क्या हो जाती है, ऑक्सबो लेक बन जाती है। तो ये क्रिसेंट शेप्ड होता है अलोंग साइड वाइंडिंग ऑफ रिवर के कारण। गोकुल रिजर्व कहाँ है, बक्सर के अंदर। उदयपुर झील चंपारण के अंदर है। अच्छा ये गंगा रिवर के किनारे है, और ये उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखें। उसके अलावा क्या याद करना, रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो भाई कब आया था रामसर कन्वेंशन, 1971 के अंदर आया था। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है यूनेस्को की, ठीक है। प्रोवाइड किया करती है फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज ऑफ वेटलैंड रिसोर्स कंजर्व करना। अब राजस्थान के अंदर इसके कौन सी है, 4 है। कौन कौन सी है, एक तो सांबर हो गई, केवलादेव हो गई, फिर एक मैनार हो गई, और एक खिंचन हो गई। तो ये 4 आपकी क्या है, रामसर साइट राजस्थान के अंदर है। इंडिया ने कब इसको रेटिफाई किया, ध्यान रखना 1982 के अंदर इसको इंडिया ने रेटिफाई किया गया था। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या अपडेट है। अच्छा ये हिंदी में हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट अपडेट है कैमल कंजर्वेशन को लेके। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री ने डेयरी इन इज अ प्लांटिंग टू लॉन्च द नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। ध्यान रखें कि नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव उसको लॉन्च किया गया है, यानी कैमल आपके न्यूज़ में रहा है, ठीक है। और इसको किया किसने, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री ने किया है। और इसके रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि
हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा क्या रहेगा कि इजी रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं शायद इंग्लिश में ही डिस्कस कर पा रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम में देख लेते हैं कि ऊंट संरक्षण और विकास मिशन जो था राजस्थान में, पहले क्या किया जाता है कि ऊंट संरक्षण और विकास के लिए 10,000 रुपये दिए जाते थे। अभी उस संरक्षण को राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया दोस्तों, 20,000 रुपये कर दिया गया है। भामाशाह पशु बीमा योजना एक बीमा योजना है, सरकार प्रीमियम के एक हिस्से में सब्सिडी देती है जिसका सटीक राशि मालिक की श्रेणी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें 70% तक राशि दी जाएगी और सामान्य वर्ग के लिए इसमें राशि कितनी है, 50%। तो ये कैमल के बीमा जो होता है, ऊंट के बीमा होता है, उसके लिए भामाशाह पशु बीमा योजना भी ध्यान रखना है। उष्ण विकास योजना यानी ऊंट विकास योजना ऐसे, ठीक है। इस योजना में प्रत्येक ऊंट बछड़े के जन्म पर उसके 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो 18 महीनों में दे होगी। 18 महीनों में उसको दिया जाएगा 10,000 रुपये की सब्सिडी। मृत्यु मुआवजा यानी ऊंट की मृत्यु होने पर सरकार ऊंट मालिकों को कितने देती है, 40,000 रुपये। तो ऊंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखें। एक तो 20,000 रुपये राजस्थान के अंदर दिए जाते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर बीमा होता है। SC ST जो अगर ऊंट है उनके पास, तो वो 70% उनको सब्सिडी मिल जाएगी, सामान्य वर्ग वालों को 50% मिल जाएगी। साथ ही 10,000 रुपये अगर ऊंट के कोई बछड़े का जन्म होता है उस पर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, और अगर किसी ऊंट की दुर्घटनाग्रस्त है ना मृत्यु हो जाती है तो उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 40,000 रुपये मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्या अपडेट है, इंडिया का फर्स्ट डुगोंग रिजर्व इन पाक बे गेंस ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ IUCN कांग्रेस। तो रिसेंट में IUCN कांग्रेस जो मीटिंग हुई थी दुबई के अंदर, वहां पर डुगोंग को, ठीक है, डुगोंग क्या है, ये सी काऊ है दोस्तों। डुगोंग अगर बात करें तो ये क्या है, सी काऊ है, ठीक है। अब इस्टेब्लिश किया गया सितंबर 21 2022 को, ठीक है। जो आपका मरीन आपका रिजर्व है तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कवर्स एरिया कितना है, 448 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखें। कहाँ पर है, नॉर्थन पाक बेक के अंदर है। और क्या क्या महत्वपूर्ण अपडेट्स इसके बारे में। अब देखो ये जो सी काउ है ना, ये जनरली आपके ट्रॉपिकल एरियाज में देखने को मिलती है। अब सी काउस होती कैसी है, तो उसको मैं इसमें इमेज में ऐड नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट जो आपका है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि डुगोंग जो है वो किस तरीके से दिखती है। अब इंडियाज का कंजर्वेशन रिजर्व है, पहला है डुगोंग का, कहाँ पर है, पाक बे के अंदर, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट लोकेशन और क्वेश्चंस पक्का बनेगा यहाँ से। इस्टेब्लिश कब किया गया, 2022 के अंदर, किसके एक्ट अंदर, प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके अंदर कितनी लिस्ट है। आई थिंक अगर इसके अंदर नंबर ऑफ लिस्ट कितनी है वो बताएं, है ना। रिसेंट में इसके अंदर 2022 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, तो उस अमेंडमेंट में नंबर ऑफ लिस्ट कितनी कर दी गई थी, पहले तो 6 थी, अभी रिसेंट में कितनी, कमेंट सेक्शन में बताएं। द रीजन इज होम टू सी ग्रास मिडोज। तो जो समुद्री के अंदर जो निचली जो सतह होती है, जो डीप सी कह सकते हैं, वहाँ पर जो आपके बहुत सारी जो समुद्री ग्रास होती है उसको ये खाती है, तो एक तरह से वेजिटेरियन कह सकते हैं। वाइटल फीडिंग ग्राउंड फॉर डुगोंग, ठीक है। और डुगोंग की अगर बात करें तो मरीन हर्बीवोरियस है, इंपॉर्टेंट है। एक तो हर्बीवोरियस है और मेमल है, इसीलिए इसको सी काऊ बोलते हैं, क्योंकि काऊ भी क्या है, हर्बीवोरियस है और मेमल है। और ये क्या है, मरीन, क्योंकि समुद्र के अंदर रहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मरीन हर्बीवोरियस मेमल बोलेंगे। डुगोंग ओनली, ध्यान रखना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगी, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ही देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर कहाँ पे, गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर, पाक बे के अंदर, गल्फ ऑफ कच्छ, 3 जगह पे हैं इंडिया के अंदर। एक तो मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार साउथ के अंदर हो जाएगा, पाक बे उसी के आसपास, गल्फ ऑफ कच्छ आपको पता है गुजरात वाले एरिया है, वहां पर देखना। कंजर्वेशन स्टेशन वल्नरेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जैसे आपको लगेगा ना कि डुगोंग न्यूज़ में है, इसके नंबर्स कम होंगे, नहीं, ये वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड नहीं है, ना ही एक्सटिंक्ट है, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है। तो अभी मैंने पूछा था कितनी शेड्यूल्स होती है, तो ध्यान रखना इसके अंदर लगभग 4 शेड्यूल्स है, जिसके अंदर शेड्यूल फर्स्ट जिसमें अंदर हाई प्रोटेक्शन है, शेड्यूल सेकंड के अंदर जो ऐसे स्पीसीज को रखा गया जो जिनको लेस प्रोटेक्शन की नीड है, शेड्यूल 3 के अंदर प्लांट स्पीसीज है, और शेड्यूल 4 जो साइट्स है उसके अंदर जितने भी स्पीसीज को मेंशन किया गया है उन सारी इंडियन स्पीसीज को साइट शेड्यूल 4 के अंदर रखा गया है। तो ये डुगोंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण न्यूज़ याद रखें कि IUCN ने इसको क्या कर दिया है, ग्लोबल रिकॉग्निशन उसको मिला है, डुगोंग मरीन जो रिजर्व है उसको, पाक बे के अंदर ही, ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके पास अपडेट क्या है कि इंडिया ब्राजील स्ट्रेंथन पार्टनरशिप इन एग्री इनोवेशन थ्रू मैत्री 2.0। तो मैत्री 2.0 इंडिया और ब्राजील के बीच में एक एग्री इनोवेशन को लेकर न्यूज़ में है। लेकिन दोस्तों एक मैत्री 2.0 और भी न्यूज़ में है। मैत्री 2.0 ये इंडिया का 4th
जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं एंटार्क्टिका का बेस है। क्या है दोस्तों, ये फोर्थ आपके एंटार्क्टिका का क्या है, बेस है। ठीक है, फोर्थ बेस है कहाँ पर, एंटार्क्टिका के अंदर। उसके पहले कौन कौन था, एक था आपका दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, उससे पहले आपका दक्षिण गंगोत्री था, उसके पहले मैत्री था, ठीक है, और कौन सा एक थर्ड और है, थर्ड है आपका भारती, ठीक है। ध्यान रखें दक्षिण गंगोत्री जो है ये अभी डिकमीशन हो चुका है, ध्यान रखा। तो मैत्री 2.0, एक तो मैत्री 2 याद रखें, इसको 2.0 ना करके क्या याद रखें, मैत्री 2 याद रखें। तो ये मैत्री 2 याद रखना, ब्राजील और इंडिया के बीच में एग्री इनोवेशन क्या है, प्रोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या है कि विवेक मेनन जी जो है उनको आयुषियन का अध्यक्ष नियुक्त किया। देखो आयुषियन के याद रखना है कि आयुषियन को जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1948 के अंदर हुआ, और इसके बारे में याद रखना है कि इंडिया जो है दोस्तों इसका क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। और इसके बारे में क्या अपडेट याद रखनी है आपको कि इसका जो हेडक्वार्टर है ना, इसका आयुषियन का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये आयुषियन क्या करता है भाई, रेड लिस्ट जारी करता है। क्या करता है भाई, रेड लिस्ट जो है जारी करता है, ठीक है। इंडिया के अंदर इस रेड लिस्ट के अंदर बहुत सारे, जैसे टाइगर हो गया, एशियन एलिफेंट हो गए, एशियन एलिफेंट हो गए, ठीक है, रेड पांडा हो गया, एंड ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, ठीक है। ये कुछ ध्यान रखना है आयुषियन के बारे में, ठीक है। और रेड लिस्ट इशू करता है आयुषियन, और ये यूएन की एजेंसी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये किसी यूएन एजेंसी का पार्ट नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आ सकते हो कि इंडिया से इसके साथ कौन कौन ज्वाइन है। तो दो इंस्टीट्यूट है जो इंडिया से इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा कौन है, दूसरा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो ये आयुषियन से रिलेटेड क्या करना है आपको, फैक्ट्स को याद करना है। नेक्स्ट क्या अपडेट है, तो 5 बीचेस महाराष्ट्र हैव रिसीव इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़, क्योंकि ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहती है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है आपकी महाराष्ट्र के कितने बीचेस को, 5 बीचेस को। एक्चुअली ब्लू फ्लैग ये क्या होता है कि जनरली बहुत सारे बीचेस होते हैं, अब वहाँ पर क्लीनलीनेस टूरिज्म फ्रेंडली है कि नहीं है, वाटर की प्योर मतलब वाटर कैसा है, पॉल्यूटेड है कि नहीं है, बीचेस पे साफ़ सफाई कैसी है, ये सारे पैरामीटर्स को वहाँ पे क्या लगभग 33 के लगभग क्या होते हैं इसके अंदर रूल होते हैं, उन सारे रूल्स के बेस पे पैरामीटर डिसाइड किए जाते हैं। और अगर वो पैरामीटर फिल हो रहे हैं तो उसी के बेस पे यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, उनको एक सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से टूरिज्म को तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि अगर किसी बीच को अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है तो सीधी सी बात है उसके अच्छी वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेगी, टूरिज्म अच्छे से, टूरिस्ट जो लोग आएंगे उनको वहाँ पे सुविधा वगैरह मिलेगी। तो भाई यहाँ पे 5 कौन से हैं ऐसे बीच है, एक तो श्रीवर्धन हो गया, नागांव हो गया, परंका हो गया, गुगार हो गया और लदगार हो गया। और ये दे कौन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क जो है उसकी फी इंस्टीट्यूट है वो इसको देती है। उसके अलावा बहुत सारे यूएन की ऐसी एजेंसीज हैं जो भी इसके साथ इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन है, यूएनईपी हो गया, यूएनडब्ल्यूटी हो गया, आईयूसीएन हो गया, ये अदर भी इसमें इन्वॉल्व है। मेजर आप याद रखें इसके अंदर फी का याद रखें, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 5 ऐसे आपके बीचेस है उनको दिया गया। उसके अलावा ब्लू फ्लैग जो इको लेबल दिया जा रहा है ये लगभग 33 यानी 33 ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स है उसमें यूज किया जा रहा है, जिसके अंदर 4 कैटेगरीज है कि एक तो पहली वहाँ के वाटर क्वालिटी, जो वहाँ पे ओशियंस है उसकी वाटर क्वालिटीज कैसी है। दूसरा इन्वायरमेंटली मैनेजमेंट, किस तरीके से वहाँ पे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, पॉल्यूशन वगैरह, सेफ्टी और सर्विस,
ठीक है, और इन्वायरमेंट एजुकेशन, ये सारे पैरामीटर्स के बेस पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। भारत में कितने बीचेस को दे रखा है, 19 ऐसे बीच है, उनको क्या दे रखा है, सर्टिफिकेशन दे रखा है, जिसमें 18 तो फुल्ली है, लेकिन एक जो बीच है आपका ईडन बीच, ठीक है, कहाँ पर है ईडन बीच, पौंडीचेरी के अंदर, जिसको अभी तक फुल्ली क्या नहीं किया गया, सर्टिफाइड नहीं किया गया। तो याद रखिए 5 बीचेस को दिया गया है, डेनमार्क के अंदर है। अदर एजेंसीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, 4 कैटेगरीज है, 33 स्ट्रिक्ट रूल्स है। इंडिया के अंदर टोटल बीच कितने, 19 है। नेक्स्ट क्या अपडेट है कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यानी GFRA जो है, ये हर 5 साल से क्या होता है, कंडक्ट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है कि इसको कंडक्ट करता कौन है, तो आपको याद रखना FAO जो है इसको कंडक्ट करता है, और इंडिया ने सिक्योर किया इसके अंदर 9th पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। याद रखें कि इंडिया की पोजीशन पहले कितनी थी, 10 थी, अब 10 से हम कहाँ आ चुके हैं, 9th पोजीशन पे, किस में आए, टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर। और इंडिया ऑल्सो रिटेन 3rd पोजीशन इन वर्ल्ड वाइड इन एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन। भाई साल के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया गेन हुआ है, तो इंडिया की पोजीशन क्या है, 3rd है। उसके अलावा फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो 3 कैटेगरीज याद रखना, सबसे ज़्यादा कहाँ है, रसिया में, ब्राज़ील के अंदर और कनाडा के अंदर। यानी फॉरेस्ट एरिया अगर पूछे तो आप याद रखोगे RBC याद रखना, क्या याद रखोगे भाई, RBC, रसिया, ब्राज़ील, कनाडा। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, टोटल फॉरेस्ट कवर अगर एरिया देखें तो RBC, रसिया, ब्राज़ील और कनाडा के अंदर है। ये बातें आपको याद रखनी है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FAO उसको रिलीज़ करता है। 9th पोजीशन इंडिया की है, पहले इसकी क्या थी, 10th पोजीशन थी, और 3rd पोजीशन है एनुअल अगर गेन की बात करें तो, और अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो रसिया, ब्राज़ील और कनाडा हो जाएगा। स्पार्क 4.0 क्या है कि स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च कैन है, मिनिस्ट्री ऑफ किसका है, आयुष का है। इनिशिएटिव वही है, स्टूडेंट को लेके फेलोशिप को है, जिसके अंदर स्टूडेंट जो होंगे उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे, 25,000 पर मंथ के हिसाब से। 2 मंथ का कोई कोर्स है। इग्नाइट साइंटिफिक क्यूरोसिटीज को क्या करना, डेवलप करना। मिनिस्ट्री याद करना, स्पार्क 4.0 किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है। फिर है स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार यानी सीता। सीता जो प्रोग्राम है वो आधार से रिलेटेड है, ठीक है, UIDAI का है, जो कि आधार को क्या करता है, जो उसकी नोडल एजेंसी आधार की। और स्ट्रेंथन क्या करना है, इंडिया का ID टेक्नोलॉजी, यानी इसका उद्देश्य है स्टार्टअप्स, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के साथ सहयोग करके भारत के पहचान जो प्रौद्योगिकी है उसकी परिस्थितिकी तंत्र को क्या करना है, मजबूत करना है। यानी सिंपल सी बात है, जो हमारी IDs हैं, ठीक है, उसका किस तरीके से रेगुलेट करना, उसका डाटा स्टोर करना, उसको सही तरीके से क्या करना, सिक्योर प्रोटेक्ट करना, ये सारा इसमें आपका सीता मिशन है UID का, याद रखें। उसके बाद में क्या है, क्रायोडाइल क्या है, तो क्रायोडाइल क्या है कि रिसेंट में क्या हुआ है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है ना, ICR जो है, ठीक है, के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान संस्थान जो है NIANP बेंगलुरु, इसका सेंटर याद रख रहे हैं, बेंगलुरु के अंदर है। और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि यहाँ पर एक क्रायोडेल विकसित किया गया। क्रायोडेल क्या है कि अंडे की जर्दी रहित घोल, एक तरीके से जो बिना उसके आउटर कवर के क्या किया जाता है, सीमन को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। उस सीमन का यूज़ किया जाता है आपके जिस तरीके से IVF हो गई, या फिर उसकी जो भारत में जैसे भैंस के वीर्य का पहला क्रायोप्रियोजेनिक जो माध्यम है, और पिघलने के बाद शुक्राणुओं की गतिशीलता और प्रजनन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। पारंपरिक एक्सपर्ट डर की तुलना में सस्ता है, और इसकी सेल्फ लाइफ भी थोड़ी क्या है, ज़्यादा है। तो ओवरऑल इसको क्रायोडाइल याद रखें। एक तो आपकी किसने बनाया है इसको याद रखें, ठीक है। साथ ही साथ ICR के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है NIANP ने, और इसकी सेल्फ लाइफ क्या है, ज़्यादा है। उसके अलावा नेक्स्ट अपडेट क्या है, देखो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया ने यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC ने, इन दोनों ने मिलकर एक मेमोरेंडम साइन किया है, जिसके अंदर ये बना रहे हैं SJ-100 सुकोई सुपर जेट 100। ये रशिया डेवलप करेगा, सिविल एयरक्राफ्ट है, ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं है। सुकोई से आपको लगेगा SJ-100 को मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं, जैसे आपका बोइंग है USA का, उसी तरीके से रशिया यहाँ पर एक सिविल एयरक्राफ्ट बना रहा है। किसके साथ बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड है, यही क्या बना रहे हैं, हमारे तेजस का जो MOU है ये भी इन्हीं के पास है। ट्विन इंजन है, ठीक है, नैरो बॉडी है, शॉर्ट हॉल जेट है। कैपेसिटी लगभग कितनी सीटें है इसके अंदर, 103 सीटें हैं। और इसकी रेंज कितनी है, लगभग 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। फीचर क्या है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी, कस्टमाइजेबल कैबिन, यानी कैबिन्स को हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो SJ-100 रशिया के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड मिलकर बना रहा है। सिविल एविएशन है ये, ठीक है, सुकोई सिविल एयरक्राफ्ट है, ये ध्यान रखें। चलो
तो ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था, किसका, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, और उसमें भी हमने उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को उठाया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स करेंगे आपके अवार्ड्स और उसके रिलेटेड जितने भी मिसलेनियस फैक्ट्स है उसको लेके। थैंक यू।